हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। हमें हर दिन के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए, इसी तरह से हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो शुरुआत करते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड डीएनए टेक्नोलॉजी की। इसमें हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, देन उसे कट किया जाता है, कट करके उसे सेपरेट किया जाता है। हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, जल के अंदर किस तरह से डीएनए रन करता है। एंड देन हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से क्या वेक्टर है, वेक्टर में डीएनए को किस तरह से हम जोड़ेंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है जिसमें हमें कॉपीज़ बनानी होती है, पीसीआर क्या है जिसमें हमें डीएनए को एम्पलीफाई करवाना है। इस तरह से जो भी इसके सारे स्टेप है सभी हम समझने वाले हैं। प्लस उसके साथ में एक डेजर्ट की तरह कुछ तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। बिल्कुल हाँ, इस टॉपिक को समझने के साथ साथ हम समझेंगे कि पीवाईक्यू कहाँ से बने हैं, किस तरह से बने हैं। अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर पीवाईक्यू हम एक्सेप्ट पीवाईक्यू जो है हम अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, मैं आपको वो भी सॉल्व करना सिखाऊंगी, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाऊंगी, किस तरह से ऑप्शंस को रीड करना होता है, समझना होता है, कौन सा की पॉइंट होता है, वो सब आज हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर हमारे सामने की प्रोसेसेस। देखो ये समझो पहले तो कि जब कोई लैब में कोई काम होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ डिसाइड होता है, तो डिसाइड करके स्टेप बाय स्टेप काम को किया जाता है। ठीक वैसे ही जो ये रिकॉम्बिनेशन में है, जो रिकॉम्बिनेशन है इसमें आप समझो कि पहले दो अल्फाबेट हैं, वो क्या है, री का मतलब होता है दोबारा, कोई चीज़ को दोबारा करना। इट मीन्स वो पहले से कुछ ना कुछ है। तो जो पहले से जो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, डीएनए का जो कॉम्बिनेशन है, जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है, उसके अंदर क्या किए गए हैं, चेंजेस। जो चेंजेस किए जाते हैं, अब जो बन चुका है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि एक नया कॉम्बिनेशन बना है, एक नया पैटर्न बना है। और वो कैसे बनाया गया है, कुछ एक स्टेप को फॉलो करके बनाया गया है। किसमें, डीएनए के अंदर। समझेंगे डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड इसका टर्म कैसे क्या रहेगा। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ वर्ड आता है टेक्नोलॉजी, मीन्स हम कुछ एडवांस जो इंसानों ने डिस्कवर किया है, जो खोजा है, उन सबको यूज़ करके किस तरह से काम करते हैं, उन सबको हम आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ मैं समझाती हूँ कि कैसे क्या होता है। जो पूरा हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे एक बेसिक सी बात मैं बताती हूँ। देखो ये सब क्या है, इंसानों को कोई ना कोई चीज़ जो है ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ करना है, फ्री बैठ नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह से दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती आइडिया आते रहते हैं। लाइक कोई भी चीज़ सामने है, उसे वो लगता है कि नहीं, इसमें अगर थोड़ा सा और ऐड हो जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यूँ समझो कि आप और आपके जो पड़ोसी हैं उनके दोनों के घरों में कुछ फूल के ना पेड़ लगे हुए हैं। तो वो कुछ ऐसे है कि आप वाले जो फूल का जो प्लांट है उसमें एक कलर के फूल लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाले में जो है येलो लग रहे हैं या फिर बैंगनी लग रहे हैं, आपको वो कलर पसंद नहीं। वहीं जो पड़ोस वाला घर है उसमें जो है वो फ्लावर लग रहे हैं, वहाँ पे येलो, ऑरेंज, रेडिश, इस तरह से। तो आपको चाहिए कि उसी तरह के फ्लावर जो है आप वाले में भी लगे। तो इस तरह से क्या होगा, उसमें जो जीन है वो आपको चाहिए होगा आप वाले फ्लावर में भेजने के लिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल जो है उसमें क्या होता था कि पड़ोस वाले के जब फूल पूरी तरह से बन गया हो ना, तो वहाँ से पोलन लेके आओ और आप वाला जो फ्लावर है ना उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर दो। तो जो पोलन है उसमें जीन होंगे और उससे आपका जो फ्लावर है वो आगे चल के जब सीड बनाएगा, उस सीड से जब प्लांट बनेगा तब जाकर उसमें जो है उसी तरह के फ्लावर लगेंगे जैसे पड़ोसी वाले में है। तो ये तरीका होता है जीन को ट्रांसफ़र करने का, जो पुराने ज़माने का है, जो काफ़ी सिंपल सा है, जिसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। पर आज के टाइम में थोड़ा सा एडवांस है। अब जो है काट पीट के कैंची-कुंची इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी समझेंगे कि कैंची किसे बोलते हैं। तो वो जो है थोड़ा सा टेक्निक का ज़माना है, एआई आ गया है, सब कुछ। तो हुआ क्या कि आज हम समझते हैं पहला स्टेप हमने जाना कि कैसे ट्रेडिशनल वे से जो है जीन का ट्रांसफ़र होता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी जीन के बारे में जानना, समझना कि वो कहाँ, किस में, कैसे है और उसे किस तरह से किस में पहुँचाना है जिसमें इंसान को ज़रूरत है, जिसमें वो भेजना चाहता है। तो पहला स्टेप होता है कि अगर आपको कहीं कोई जीन पसंद आया तो सबसे पहले आपको उस चीज़ में से उसे निकालना होगा, यानी कि आइसोलेट करना होगा। तो आइसोलेशन होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जो क्या है, डीएनए होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि डीएनए होता क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो भी मैं बोल रही हूँ हर वर्ड से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। देखो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हो ना तो कभी भी क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाते हैं। तो ट्राई करो, प्रेफर करो कि बुक लो, उसमें से थोड़े नोट्स बनाओ, या फिर नहीं बना पा रहे हो तो मेरे वाले देख लो, ठीक है। जो मैं बना रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उन्हें समझ लो, वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि थ्योरी पढ़ो
फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं मतलब आप बिल्कुल ट्रैक पे हो। यही पहला तरीका होता है, आसान होता है, अच्छा होता है, थोड़ा हार्ड है, मतलब मुश्किल तो होता ही है ये। तो पहला स्टेप हमारा है कि आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अगर आप इस टर्म को तोड़ो, ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें दोबारा इसी टर्म, ये जो मैं बता चुकी हूँ, उन्हें दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े और आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो, ठीक है। तो अगर आप जेनेटिक को तोड़ो तो इसमें पहला टर्म जो है, पहले कुछ एक जो अल्फ़ाबेट है वो क्या बताते हैं, जीन को बताते हैं। गौर करना, कभी भी जब पढ़ते हो ना तो जो वर्ड होता है उसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीन। तो मेन जो कबाड़ा करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं वो तो जीन लेवल पे करते हैं। मोलिक्यूल जो बिल्कुल उसके ब्रीक होता है वहीं जाते हैं, बेस पे जाते हैं, जड़ों में जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का, जो कि हमारा डीएनए होता है, और डीएनए में होते हैं हमारे नाइट्रोजन बेस वगैरह, ठीक है। उन्हीं से मिलके बनता है हमारा जीन। अब तक जो टर्म सामने थी हम समझ चुके कि हमें आइसोलेट करना है डीएनए। डीएनए में जो होता है हमारे जीन्स होते हैं, जीन से मिलके पूरा डीएनए बनता है। इसीलिए डीएनए का एक कॉमन नाम होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होता है वो क्या है, डीएनए है। हमें करना क्या है, हमें उसे निकालना है। जिस भी चीज़ में हमें पसंद आया कि ये फीचर है, हमें वो चाहिए, तो फीचर किस में होती है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म में होती है। और इन्फॉर्मेशन किसी भी जिंदा जीव की किस चीज़ में होती है, डीएनए में होती है, भूलना नहीं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी खासियत पसंद आए, कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर पसंद आए, तो वो उसके डीएनए से उसमें आई है। और अगर आपको इसे किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करना है तो आपको डीएनए के पास ही जाना पड़ेगा, उसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, छंटनी करनी है चीज़ों की और उसमें से हमें डीएनए को निकालना है, वही हमारा पहला स्टेप है। तो इसे ध्यान से समझो। ये कहता है कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले हमें निकालना होता है, न्यूक्लिक एसिड। वैसे न्यूक्लिक एसिड जो एक कॉमन टर्म है जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक डीएनए आता है और एक आरएनए आता है। पर फिलहाल जो आज हम पढ़ रहे हैं वो डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड से क्या मतलब है, ये दोनों ही क्या है, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं कोड फॉर्म में। इनमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है कि किस तरह से कहाँ हाथ बनेगा, कहाँ आँख बनेगी, पैर बनेगा, कौन सा एंजाइम बनेगा, किस तरह से कहाँ हमारा ऑर्गन बनेगा और न जाने क्या क्या। ये सारी चीज़ें हमारी डीएनए आरएनए में होती है। वो बात अलग है पहले कौन आया, फिर किससे कौन बना, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो ध्यान रखना। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। जब वर्ड बोल ही दिया तो थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और बता देती हूँ कि डीएनए जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। कमेंट में बताना कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में है पर आरएनए में नहीं है, या फिर जो आरएनए में है वो डीएनए में नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताना। अगला पॉइंट आता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इसे हम देखें तो डीएनए का जो है, इसमें गौर करो, डी से डीऑक्सी, उसके बाद में राइबो, और फिर आता है न्यूक्लिक, और ए से आ जाएगा एसिड, ठीक है। तो इसमें जो है एक शुगर होती है जिसे बोलते हैं राइबोज शुगर, वो आरएनए में होती है। अगर उसमें डीऑक्सी लग जाए तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगी, जो किसमें होती है, डीएनए में होती है, ठीक है। और इसके साथ में ही फिलहाल हमें पढ़ना नहीं है, वो थोड़ा देख लेना। और अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि 2 और 3 जो पॉइंट होते हैं किसके, शुगर के, उनमें से किस में OH लगा होता है और किस में OH नहीं लगा होता, और इससे क्या डिफरेंस आता है, किस तरह से जो है जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो स्टेबल हो जाता है या फिर अनस्टेबल होता है, किस में ज़्यादा जल्दी चेंजेस आते हैं, डीएनए में आते हैं या आरएनए में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने समझा अब तक न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें से कहाँ से वर्ड उठाया, तो डीएनए बना, जिसे शॉर्ट में हम डीएनए लिखते हैं। फिर आगे समझते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अच्छा, ये क्या चीज़ है, अगर इसे सीधी साधारण भाषा में समझे ना तो ये क्या है, कैंची है। बिल्कुल सही समझा। जैसे हमारे दर्जी वगैरह जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, कैंची से कपड़ा कट करते हैं, उसके बाद में स्टिच करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसे क्या है, कट किया जाता है कैंची से। और वो जो कैंची है, वो जो सीजर है, वो कौन सी है, वो सीजर यही है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये इसका जनरल नेम है और ये काफ़ी सारी तरह की होती हैं। एक कॉमन सी बताती हूँ, जैसे कि PST1 है, ठीक है, HIND3 है। ये जो है कुछ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो कट करने का काम करती हैं, ये ध्यान रखना। EcoR1 भी है। ये 2-3 जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मैंने यहाँ बताई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने जाना कि जो कट करने का काम करती है किसे, डीएनए को। जैसे कैंची कपड़ा कट करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती हैं वो डीएनए को कट करती हैं। अच्छा, 1-2 पॉइंट और बनते हैं यहाँ पे, किस जगह से कट करती है, किसको कट करती है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं ये शुगर और फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का, जैसे कि एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो एक फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होता है उसे
से कट करने का ये काम करती हैं। किसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करती है। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता कहाँ पर है? ये जो मेन चेन होती है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं डीएनए की जो बैकबोन होती है जिसमें शुगर फॉस्फेट इस तरह से होते हैं, ये जो मेन चेन होती है जिसे बैकबोन बोलते हैं, इसी से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने का काम करती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होती है इसके कुछ खास साइट्स होती हैं जहाँ से ये पहचान करती है कि इसे कहाँ से कट करना है। वो जो इसकी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं वो 6 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। आमतौर पर 6 न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे ये पहचान करती है। और इसमें आगे जाके मैं बताऊंगी कि कहाँ से कट करेगी, उसके बाद में किस तरह के 2 तरह के जो है फैशन या फिर यूँ बोले 2 तरह के ये डिज़ाइन से बना देती है किसका? डीएनए के स्ट्रैंड का। वो ब्लंट होगा या फिर स्टिकी होगा, वो आगे चल के समझेंगे। फिलहाल हम चलते हैं 4th पॉइंट पे जिसमें लिखा हुआ है बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ से जो है 2022 के अंदर एक क्वेश्चन बना है, PYQ है, जिसमें क्या है कि बैक्टीरिया की जो बाहर की बाउंड्री होती है, बाउंड्री यूँ समझो कि जिसके अंदर बैक्टीरिया का अंदर का सारा जो सामान होता है ना वो अंदर की तरफ सेफ होता है। तो सबसे बाहर की जो वॉल होगी वही क्या इसकी बाउंड्री होगी। अगर हमें न्यूक्लिक एसिड को निकालना है बैक्टीरिया का तो हमें सबसे पहले बाहर की जो दीवार है उसे तोड़ना पड़ेगा, उसकी जो बाहर की वॉल है उसी को ही तोड़ना पड़ेगा। तो उसे तोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा औजार चाहिए? वो है लाइसोजाइम। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि बैक्टीरिया में कौन सा एंजाइम होगा? लाइसोजाइम, जो उसकी बाहर की बाउंड्री को तोड़ेगा। और वहीं जो है सेलुलेज, ये किस में होता है? प्लांट के अंदर, बिकॉज प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए सेलुलेज। तो प्लांट के केस में सेलुलेज हो जाएगा, वहीं जो है फंगस के केस में चिटिनेज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो चिटिन जो है वो चिटिन से मिलके बनती है फंगस की बाहर की बाउंड्री यानी कि सेल वॉल। फंगस की जो वॉल है वो बनती है चिटिन से, इसीलिए हमें चाहिए एंजाइम चिटिनेज। और दूसरी चीज़ सिंपल, कई बार यूँ भी क्वेश्चन बन जाता है कि चिटिन किस में प्रेजेंट होता है? तो फंगस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात आती है जीन की। जीन क्या है? सबसे छोटी यूनिट है किसकी? हमारे डीएनए की, जिसमें जो है भर भर के सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो सारा डाटा, आजकल सारी बातें किसकी होती है? डाटा की होती है। तो हमारा जो सारा डाटा है वो किस में होता है? डीएनए में होता है। तो डीएनए की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? जीन है। आजकल हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, सिस्टोन। ठीक है, अब माना जाता है कि सिस्टोन सबसे छोटा है। अब सिंपल सा यही है कि डीएनए का इतना छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा जो क्या कर दे? एक्सप्रेशन दे। एक्सप्रेशन देने के लिए क्या बनाना जरूरी होता है? प्रोटीन बनाना जरूरी होता है। डीएनए का वो उतना टुकड़ा जो प्रोटीन बनाने के कैपेबल हो, जो प्रोटीन बना सके, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं या फिर सिस्टोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जीन क्या हो गया? एक सबसे छोटा टुकड़ा हो गया। इसे समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हो कि एक पूरा घर जो काफ़ी सारे ईंटों का बना है, तो उसमें जो उसकी यूनिट होगी, सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? एक ईंट हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगी। आगे समझते हैं राइबोन्यूक्लियस को। अब ये क्या चीज़ है? देखो, इसमें पीछे वर्ड जो है एज लगा हुआ है, इससे हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये एक एंजाइम ही है, पर कहाँ क्या काम करेगा, क्वेश्चन तो वो बनता है। देखो, राइबो अगर वर्ड लिखा है तो ये किसे कट करेगा? डीएनए, मतलब जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसे कट करेगा। तो ये किसे कट करने वाला है? जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे कट करेगा। राइबोन्यूक्लियस यहाँ पर आरएनए को कट करने वाला है। क्यों? यहाँ पर मैंने आरएनए को कट करने के लिए एंजाइम क्यों रखा? क्योंकि हमें चाहिए आइसोलेशन में डीएनए। मैंने शुरू में बताया कि हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, तो जो भी चीज़ें रास्ते में आएंगी हमें उन सबको कट करना होगा, हमें उन्हें हटाना होगा रास्ते से। तो हमें आरएनए को हटाने के लिए क्या चाहिए होगा? राइबोन्यूक्लियस चाहिए होगा। जब हम बाहर की बाउंड्री तोड़ते हैं ना किसी भी सेल की, जिसमें से हमें हमारा न्यूक्लिक एसिड, हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए जो है हमें निकालना है, तो रास्ते में कई सारी जो है अड़चनें आएंगी। उनमें सबसे पहले आती है वॉल, जिसमें हमने समझा कि अगर फंगस की होगी, प्लांट की, बैक्टीरिया की, तो हमें क्या यूज़ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इस जो एक बाउंड्री के अंदर जो मटेरियल होता है उसमें काफ़ी सारे मोलेक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रो मोलेक्यूल। ये जो मैक्रो मोलेक्यूल होते हैं ये तरह तरह के होते हैं, जैसे कि कई प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे, या फिर उसके साथ में हमें क्या है? आरएनए देखने को मिलेगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो आरएनए को हटाने के लिए डीएनए के आसपास से हमें राइबोन्यूक्लियस चाहिए। प्रोटीन को हटाने के लिए हमें प्रोटीनेज चाहिए। प्रोटीनेज प्रोटीन को तोड़ देगा, रिमूव कर देगा।
कार्बोहाइड्रेट को हटाने के लिए हमें अमाइलेज वगैरह चाहिए, ठीक है। इस तरह से सबको अगर हम हटा देते हैं तो उसके बाद में जो पीछे हमारे पास बचता है वो बचेगा डीएनए। किस तरह से डीएनए को निकालेंगे वो आगे हम समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो है 2019 का। 2019 में यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है चिल्ड इथेनॉल की बात की गई है। क्वेश्चन डायरेक्ट था, वो ये था कि डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें चिल्ड इथेनॉल उस सॉल्यूशन के अंदर डालनी पड़ती है, जिससे डीएनए, वैसे तो डीएनए और चिल्ड इथेनॉल के आपस में बनती नहीं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे इनकी बनती नहीं तो सॉल्यूशन में जिसमें डीएनए है उसमें अगर हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो डीएनए उससे दूर भागता है। तो दूर भागता है वो एक साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा, कॉर्नर में बैठ जाएगा। उसके बाद में हम स्पूलिंग करके डीएनए को निकाल लेंगे। तो ये जो है पहला हमने समझा कि जब सेल के अंदर होता है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या स्टेप करने हैं। एक बार फिर से इसे जो है समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि आइसोलेशन पहला स्टेप है। आइसोलेशन में हमने जाना कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो कि डीएनए और आरएनए है। हमें आज जो पढ़ना है वो डीएनए के बारे में पढ़ना है। फिर हमने जाना कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर्स होती हैं जो कट करने का काम करती है, किसी न्यूक्लिक एसिड को काटती हैं ये। फिर हमने जाना कि बैक्टीरिया के लिए हमें लाइसोजाइम चाहिए, सेलुलेज हमें प्लांट में चाहिए, चिटिनेज जो है हमें फंगस में सेल वॉल को तोड़ने के लिए चाहिए। जीन सबसे छोटी यूनिट है। राइबोन्यूक्लियस को हमने जाना आरएनए को मतलब हटाएगा डीएनए से, इम्प्योर जो आरएनए मानते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए चाहिए। तो यहाँ से जो है प्रोटीएज प्रोटीन को हटाएगा, चिल्ड इथेनॉल जो है प्रेसिपिटेशन के लिए चाहिए। तो इस कॉलम में जितना भी लिखा हुआ था बुक में मैंने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको, जो जो टर्म उसके अंदर थी। चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है कटिंग ऑफ डीएनए एज स्पेसिफिक लोकेशन। हमें एक खास पॉइंट से डीएनए को कट करना होता है, हमें नहीं, एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करना होता है। कैसे, क्या कुछ कट करेगी वो देखते हैं। तो कटिंग होती है किस चीज़ की, डीएनए की कटिंग होती है एज स्पेसिफिक लोकेशन। पहली बात तो ये, डीएनए को कट ही क्यों किया जाता है। सोच के देखो, इस तरह से गुचू मुचू होकर वो डीएनए पड़ा है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अब एज इट इज़ तो ये हमारे काम तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो गुचा मुचा सा रहेगा। जब ये खुलेगा, ओपन होगा, तभी हम पता कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे कि इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमें तो स्ट्रेट फॉर्म में चाहिए। कोई भी चीज़ जब मुड़ी तुड़ी है तो वो काम की नहीं होती। जैसे कोई पेपर है, अगर वो स्ट्रेट है तो हम लिख पाएंगे, अगर वो ऐसे ही मतलब गुचमुच सा हो जाए तो वो पेपर हमारे किस काम का आएगा। ठीक वैसे ही हमें डीएनए को स्ट्रेट करके उसे कट करके टुकड़ों में फिर हम उसे रीड करते हैं। कोई भी चीज़ जब कॉम्प्लेक्स होती है, अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले, जैसे कोई टॉपिक ही हो गया, काफ़ी मुश्किल है, अगर आप उसे बांट लेते हो और कई दिनों में रीड करते हो, आपको याद भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड स्टेप में जब कट करना है तो मेन रोल यहाँ पर जो होगा, हीरो जो होगा, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पीएसटी ध्यान कर लो, उसके साथ में HindIII याद कर लो। इस तरह से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। EcoR1 है, ये ध्यान कर लो। आगे चलते हैं। फिर आती है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। अच्छा, कटिंग के बाद में इसका क्या रोल है, इसे ना थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो एग्रोस आया कहाँ से। जो सी वीड होती है ना, आपको पता ही होगा, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। दो रेड एल्गी होती हैं, दो तरह की। तो जो रेड एल्गी है, एक तो होती है ग्रेसिलेरिया, एक जेलीडियम शायद। ये दो रेड एल्गी होती हैं जिनसे हमें अगार मिलता है। तो यहाँ जो है सी वीड से हम क्या लेते हैं, अगार लेते हैं और फिर उसे पानी के अंदर क्या करते हैं, घोल देते हैं। घोलने के बाद में वो पानी काफ़ी जो थिक थिक सा हो जाता है, जिसे हम सेमी सॉलिड बोलेंगे, फ्लूइड फॉर्म में, जल से फॉर्म में हो जाएगा। अब इस जल का क्या काम होता है, ये एक सरफेस सा देता है कि जैसे अगर नॉर्मल पानी हो ना, सस्पेंशन सा, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, तो क्या होता है, बिकर के अंदर अगर हम ऊपर बैक्टीरिया रखें तो वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सरफेस चाहिए, पर इतना भी नहीं चाहिए कि वो सॉलिड हो जाए पूरा। तो हमें जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में सरफेस चाहिए, और उस सरफेस के ऊपर जो है बैक्टीरिया वगैरह जो है आसानी से बैठ सके, आराम से सो सकें, आसपास में जो है उसमें ही खाना हो वहीं से खा लिया, फिर और सो गए, ठीक है। तो उन्हें सरफेस भी चाहिए, उन्हें वहीं पे मीडियम भी चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए उन्हें, खाने को मीडियम चाहिए, कुछ ना कुछ खाना होना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा बहुत सरफेस चाहिए, फ्लैट सरफेस जिस पे वो लेट सके, बैठ सके, ठीक है। तो जो अग्रोस होता है ना, इसे पानी में घोल के सेमी सॉलिड जो है मीडिया बनाया जाता है, जिसके ऊपर वो लेट सो खा पी सकते हैं। फिर बात आती है, ये बन गया जेल हमारे सामने, ठीक है। फिर आती है बात किसकी, इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब ये क्या चीज़ है, देखो इसमें पहला जो टर्म हाफ जो वर्ड है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रो है। मतलब हमें बिजली की सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे क्या करनी है, सप्लाई करनी है।
फिर उससे होगा क्या, डीएनए जो है मूव करेगा, ये समझ लो। ये जो है आपके सामने जो है एक रेक्टेंगुलर जो है सेल्फ सी बन गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर ना सैंपल डालने की जगह बनाई जाती है। जब आप आगे कॉलेज में जाओगे तो आपको ये दिखाई जाएंगी बाकायदा करके। तो इसमें ना इस तरह से ये हो गई सेल्फ हमारे सामने, और इस सेल्फ में जो है एक साइड पे जगह बनाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं वेल्स। इन वेल्स के अंदर क्या होता है, डीएनए के सैंपल को लोड किया जाता है इस जगह पे, ठीक है। अब तक हमने जाना कि ये सेल्फ है और इसमें जो है डीएनए का सैंपल यहाँ पे लोड होता है, और ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, वेल्स होती हैं। उसके बाद में यहाँ देखो, एक ये वाली जो ये ग्रीन सी है और एक ये वाली, ये दोनों क्या है, रोड्स हैं। इनमें से जो ऊपर वाली है वो कैथोड है और नीचे वाली जो है एनोड है। इनका रोल है यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है 2017 के अंदर, PYQ आया आपका। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैथोड और एनोड दो रोड लगी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है। ये बीच में सेल्फ है जिसमें यहाँ पे अगार भरा हुआ है, और यहाँ पे वेल्स हैं जिनके अंदर यूँ मान लो कि थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी गई है जहाँ पे क्या है, बाद में डीएनए के सैंपल को लोड किया जाता है। इसे आप समझने के लिए यूँ समझ सकते हो जैसे स्विमिंग पूल होता है और उसमें लाइन्स बनी होती हैं जिनके अंदर जो अपने जो स्विमर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो इस तरह से स्ट्रेट जो है रन करते हैं, स्विम करते हैं। ठीक वैसे ही डीएनए भी अपनी लाइन के अंदर ही आगे क्या है, चलता है। अब ये चलता कैसे है और किस तरह से जाएगा, कैसे जाएगा, कौन मदद करेगा, कौन लेके जाएगा, क्या होगा, वो समझते हैं। तो सबसे पहले जानो कि इसमें जो होता है, डीएनए को हमने कट किया एंजाइम से, कट करने के बाद में उसके कई सारे टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में हम उसे इन वेल्स में डालते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी की जब सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर कैथोड जो है वो नेगेटिव होती है। मैंने पहले कहा था कि डीएनए जो होता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें समझ आ गया कि कैथोड जो है वो नेगेटिव है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो डीएनए आगे की तरफ चलने लगेगा, और इस तरफ जो है एनोड है, ए से एनोड, इसे जो है आने की तरफ हम याद कर सकते हैं कि आना, ये बुलाता है उसे कि हाँ मेरी तरफ आ जा, इस तरफ आ जा। तो जो सबसे छोटा होता है ना वो आगे की तरफ रन करेगा क्योंकि वो पतला सा है, उसमें घना सा वजन नहीं है। और दूसरा जो बड़ा होता है ना, साइज़ में मोटा होता है, वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो जो मोटा होगा ना वो यहीं रह जाएगा, यहाँ मतलब थोड़ी बहुत दूर आ पाएगा। जो लार्जर होता है, साइज़ में मोटा होता है, वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाता। जो छोटा होता है वो क्या है, काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो रन करते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि डीएनए के स्ट्रैंड कहाँ से कहाँ रन करते हैं, क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव रन करते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव रन करते हैं। तो ध्यान रखना कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करते हैं, वो एनोड की तरफ जाएंगे, ये वर्ड ध्यान रखना। फिर जो स्मॉलर होते हैं मूव्स फार्दर, काफ़ी दूर तक जाते हैं जो स्मॉलर होते हैं, और जो लार्जर होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे क्या कुछ जाना, हमने डीएनए के बारे में जान लिया। फिर बात आती है वेक्टर की। वेक्टर जो है इससे नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होता है। वैसे वेक्टर होता क्या है, वेक्टर वो है जो एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, कैसे और क्या, वेक्टर जो है ऐसे समझ लो जैसे जोमेटो में डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना, तो ये क्या है, डिलीवरी करने का काम करता है। लाइक एक जगह पर कोई सामान है और दूसरी जगह पर पहुंचाना है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। यूँ समझ लो यहाँ पर जो है मतलब कोई होटल वगैरह है जिसमें खाना बनता है, और यहाँ पे जो है कोई मतलब विजिटर आया है किसी शहर में, नए शहर में। लाइक एक ये शहर हो गया, इसमें यहाँ पे होटल है जहाँ खाना बन रहा है, यहाँ पे कोई रूम लेके कोई विजिटर बेचारा आया है, तो उसे खाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ खाना पहुँचाने में जो बीच में आता है ना, वो वेक्टर होता है। ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें डीएनए है, या फिर कोई एक जीन लेकर चलो, हमेशा जीन की ही बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, जीन है, और यहाँ जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई प्लांट सोच लो, तो उसमें क्या है, उस जीन को हमें भेजना है। कैसे भी करके इंसान ने जो भी सोचा, जैसे बीटी कॉटन का एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको पता है ठीक है, वरना मैं इसे भी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे बीटी कॉटन में होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन है और उस जीन को इसमें पहुँचाना है, तो उसके लिए जो वेक्टर यूज़ किया उसके लिए जो बिचौलिया जो आता है, जो उसे भेजने का काम करता है, वो वेक्टर होता है। वेक्टर में उसे जोड़ दिया जाता है, वेक्टर अगले में जाता है, वहाँ जीन दे के आ जाता है। फिर हम समझते हैं थर्ड पॉइंट जिसमें क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन। देखो एम्प्लीफिकेशन का काफ़ी अच्छा खासा काम है और काफ़ी अच्छा रोल है इसका, इसे काफ़ी स्टडी किया जाता है। एम्प्लीफाई, इसमें जो टर्म है ना, इसी से ही समझ आ रहा है सारा। एम्प्लीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को नंबर बढ़ा देना। आप यूँ समझ सकते हो कि 1 के 100 कर दो या फिर हज़ारों बना दो। तो पहले एक है, एक के ढेर, पूरे के पूरे ढेर के ढेर लगा दो, काफ़ी सारे बना दो। ठीक है, 1 से 100 बना दो, 1000 बना दो, कितने भी बना दो। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे यूँ समझो कि कहीं कोई क्राइम सीन हुआ है और उस क्राइम सीन पे जो है छोटा सा कोई डीएनए का टुकड़ा मिल गया। अब इतना ही मिला है कि कोई भी उससे पता नहीं लगा सकता कि सस्पेक्ट कौन है या फिर किसने जो है वहाँ पे कोई वारदात को अंजाम दिया है। तो हमें ये पता लगाना है कि कैसे क्या हुआ था। तो इसके लिए हमें उस डीएनए को इतना अमाउंट में चाहिए कि हम उसे मैच करवा सकें किसके साथ, जो भी हमारे जो है सस्पेक्ट हैं, जिन पे हमें डाउट है या फिर पुलिस को डाउट है कि हाँ ये पर्सन कोई इनमें से हो सकता है।
अगर हमें इनके डीएनए के सैंपल के साथ इस डीएनए सैंपल को चेक करना है तो हमें ये काफ़ी सारे अमाउंट में चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोसेस आती है उसे बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, तो पीसीआर जो एक टेक्निक की तरह मानी जाएगी। हमने टर्म पढ़ा था टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो ये जो है टेक्निक में आएगी। जो अभी हमने जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पढ़ा वो भी टेक्निक में आता है। तो फिलहाल हमने जाना कि पीसीआर की अगर हम फुल फॉर्म समझे तो ये क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसमें आप यूँ समझो कि रिएक्शन में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम आगे समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं और इन्हीं 3 स्टेप को मिलाकर एक बार की रिएक्शन मान लो। इसी रिएक्शन को बार बार रिपीट किया जाता है और इसी तरह से जो है काफ़ी सारी बार रिपीट होने के बाद में ये जो है मिलियन में बिलियन में जो है उसी डीएनए की क्या बना देगी, कॉपीज़ बना देगी। ठीक है, जब हमारे पास काफ़ी सारी कॉपीज़ से क्या मतलब है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन में हम क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है कट कॉपी पेस्ट ही करना है और काफ़ी सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी लार्ज नंबर में क्या है, डीएनए आ जाएगा। डीएनए आने के बाद में किसी के साथ मैच करना है, किसी क्राइम सीन को सॉल्व करना है, किसी पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ करना है, किसी भी तरह से इन्हें यूज़ किया जा सकता है। ये इसके क्या थे, यूजेस थे, एप्लीकेशंस थी। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पीसीआर का यूज़ करके हम क्या क्या आगे यूज़ कर सकते हैं। हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करने के बाद में पैटर्निटी टेस्ट हो गया, क्राइम सीन वाला हो गया, फोरेंसिक वाला हो गया, इन तरह से इनका जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमने जाना। अब चलते हैं आगे स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है डीनेचुरेशन का। इसमें 2018 में जो है पहला क्वेश्चन आया था इसका। 2018 में जो है एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या ऑर्डर पूछे जाते हैं स्टेप के पीसीआर के, कि ऑर्डर क्या रहेंगे। पहले हम स्टेप्स को समझते हैं, उसके बाद में मैं ऑर्डर को भी बता दूंगी। तो पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का। डी वर्ड से आप ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को जो है नॉर्मल है उससे क्या, उसे डिस्ट्रॉय करना है, उसे जो है थोड़ा बदल देना है। पहले नॉर्मल था, नॉर्मल से उसे डिस्ट्रॉय कर दो कुछ कर करा के। फिलहाल यहाँ पे जो है हीट का यूज़ करते हैं। हीट का यूज़ करके जैसे ये 2 नॉर्मल स्टैंड थे, इनके बीच में मैंने यहाँ पे 2 3 इस तरह से डॉट लगाए हैं नॉर्मल, क्योंकि 2 जो होते हैं हाइड्रोजन बेस होते हैं और 3 भी हाइड्रोजन बेस होते हैं। किनके बीच में, गेस करो। हमारे जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं डीएनए में भला, एजी कट। एजी कट से आप याद रख सकते हो, जिसमें से जो यू होता है वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। तो डीएनए में कौन से बच गए, एजी और सीटी बच गए। इनमें से जो ए और टी होता है इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और जी और सी में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। वही मैंने यहाँ पे हिंट दी है। ठीक है, तो उसके बाद में इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं इन्हें क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद में ये दोनों अलग हो जाएंगे। और कैसे तोड़ा, हीट देकर तोड़ा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 90, 92, 95 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में ये दोनों सेपरेट हो गए। इस स्टेप को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना ही क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, सेपरेट करना, जिसमें हाइड्रोजन जो बॉन्ड थे उन्हें तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गए, टूट गए। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में थे, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में थे। और नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन के मिलके बनते हैं। प्यूरिन होते हैं और क्या होते हैं, पायरिमिडिन होते हैं, पायरिमिडिन। अब इनमें से प्यूरिन कौन से हैं और पायरिमिडिन कौन से हैं, ए और जी जो है वो क्या है, प्यूरिन है, और CuT जो है वो क्या है, पायरिमिडिन है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद में आता है अनिलिंग। अब आप ध्यान रखना, मैंने जो कहा था कि ऑर्डर पूछे गए थे स्टेप्स के पीसीआर के, कि किस ऑर्डर में होता है, पहले कौन है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो हमें पता लगा कि पहला डीनेचुरेशन है, हमने पहले नंबर पे उसे ही पढ़ा है। दूसरे नंबर पे अनिलिंग पढ़ रहे हैं तो दूसरे पे अनिलिंग ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनिलिंग में क्या होता है, यहाँ पे जोड़ना होता है। किस चीज़ को जोड़ेंगे और कहाँ जोड़ेंगे वो समझना, और किस ऑर्डर में जोड़ा जाता है। यहाँ देखो, ये 2 स्ट्रैंड थे जो अलग हुए हैं, इन्हीं 2 स्ट्रैंड में हमें क्या करना है, प्राइमर को जोड़ना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है चेन इलोंगेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, उसी से आप समझोगे कि प्राइमर को ऐड कहाँ करना है। ध्यान रखना, प्राइमर को गलत जगह मत ऐड कर देना। अगर आप थ्योरी के एग्जाम में किसी तरह से लिख रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो चेन इलोंगेशन की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज 5 to 3 होती है। जब नई चेन जो है बनती है, जब भी हम न्यू चेन बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 से 3 होती है। इसे यूँ ध्यान रखना कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं जो आगे बनेंगे, बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्रोजेनी जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स जो है 5 से हो जाएगा, पी से पेरेंट्स, 5 पेरेंट्स। ठीक है, 3 जो है चिल्ड्रन हो जाएगा। सी भी 3 पे ही होता है। सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, तो 5 से 3 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो पहला स्टैंड है वो 5 से 3 है, तो इसमें 5 से 3 जो है दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जो है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो प्राइमर कहाँ ऐड होगा, इस जगह पर जो है प्राइमर ऐड होगा।
यहाँ लगेगा हमारा एक प्राइमर। दूसरा प्राइमर कहाँ लगेगा, इस जगह पर दूसरा प्राइमर लगेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, हमें कॉपीज बनानी है ना, तो हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ यहाँ पर क्या होंगे, बनेंगे। तो हमें दो प्राइमर यहाँ चाहिए, हमें सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन होता है कि हमें पीसीआर में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें सेट ऑफ प्राइमर चाहिए, 2 सेट प्राइमर चाहिए। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए होता है, 2 सेट प्राइमर चाहिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज वो मैं आगे बताऊंगी क्या क्या चाहिए होता है, फिलहाल मैंने इसके हिसाब से बता दिया कि क्या चाहिए होता है, याद रख लेना। तो यहाँ हमें पता लगा कि प्राइमर को कहाँ पे ऐड करना है। फिर हम जानते हैं एंजाइम के बारे में, ये काफ़ी ज़रूरी होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। मणिपुर एग्जाम में 2023 में इसका क्वेश्चन बना था कि कौन सा एंजाइम पीसीआर में यूज़ होता है, क्यों खास बात है इसकी। देखो ध्यान दो, यहाँ जो एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो नॉर्मल हम यहाँ बोलते हैं, क्योंकि देखो ये समझो कि अगर डीएनए को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, डीएनए को बनवा रहे हैं, डीएनए की एक चेन बनवा रहे हैं, पोलीमराइज एक वर्ड आता है, पोलीमराइज या फिर पॉलीमर वर्ड आता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक जो छोटी सी यूनिट है उसी की तरह की सारी यूनिट जो उसमें ऐड करते जाएं, और ये यूनिट होती क्या है, न्यूक्लियोटाइड होती हैं। न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके एक पूरी लंबी चेन बनाने वाला क्या होता है, पॉलीमरेज होता है। और यहाँ पर डीएनए को बनाने वाला है तो वो डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। पर खास बात ये है कि यहाँ का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आगे मैं इसे बताऊंगी आगे चल के कि कहाँ इसकी कैसे खास बात है, क्यों डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लिया, किस तरह से लिया। आगे बात करते हैं एक्सटेंशन की, ये तीसरा पॉइंट है। तो ध्यान रखना, ऑर्डर में अब तक हमने जाना, पहला डीनेचुरेशन है, दूसरा अनीलिंग है, तीसरा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। अच्छा, एक्सटेंशन में क्या होता है, यहाँ पे साइज बड़ा करना होता है, बनाना होता है डीएनए के नए स्टैंड को, यहाँ पर हमें बनाना है। किस तरह से क्या बनाना है, देखो जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अभी मैंने बताया प्राइमर। अच्छा, प्राइमर के बारे में छोटी मोटी बातें और बताती हूँ। जो प्राइमर होता है ना, इसकी क्या खास बात होती है, एक तो ये 7-8 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मेनली 8 न्यूक्लियोटाइड ऐसे बोलते हैं, जिससे इसका नाम पड़ता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड इसे बोलते हैं। इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 8 न्यूक्लियोटाइड की हो गई। होता क्या है, प्राइमर एक छोटा सा टुकड़ा होता है डीएनए का जिसमें 8 एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये आरएनए होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बिकॉज इसमें हमें लास्ट में जो है OH ग्रुप देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो है आगे आगे और जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करना आसान हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ हमने जाना कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं राइबो होंगे या डीऑक्सी राइबो होंगे। जब हम डीएनए की चेन बना रहे हैं तो तय है कि न्यूक्लियोटाइड जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो प्रॉपर एक पूरा डीएनए, जैसे मैंने बताया कि ये जो है 5 से 3 पेरेंट स्ट्रैंड हो गया। इस पे यहाँ पे जो है प्राइमर ऐड किया, जो कि मैंने बताया कि राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। राइबो से मतलब राइबो, जैसे हम डीऑक्सी राइबो मतलब न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होंगे। ठीक है, राइबोज शुगर होगी, आरएनए के 8 न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ पे। उसके बाद में जो ऐड होंगे वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो यहाँ पे 5 से 3 की डायरेक्शन में जा रहे हैं जब नया स्टैंड बन रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा अगर यही साइकिल, जैसे 3 स्टेप मैंने बताए 1 2 3, जिसमें पहले डीएनए को अलग अलग करना है, उसके बाद में अनील करना है, फिर उसके बाद में हमें एक्सटेंशन करना है। तो ये जो तीनों स्टेप मिला के अगर हम एक काउंट करें, एक प्रोसेस माने, तो ऐसी प्रोसेस जो है रिपीट में होती है, काफ़ी सारी बार होती हैं। तो बार बार होने से हमें जो डीएनए का अमाउंट मिलेगा वो काफ़ी ह्यूज मिलेगा। कितना मिलेगा, बिलियंस में, 1-2 मिलेगा या फिर बिलियंस में मिलेगा, ये हमें बिलियंस में मिलेगा। ठीक है, यही पीसीआर की क्या है, खास बात है। चलते हैं आगे, पीसीआर के कुछ एक पॉइंट्स और रहते हैं जो हमें समझने हैं। अच्छा, पीसीआर से जो है अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आता है वो समझते हैं। पहली बात तो हमें पीसीआर चाहिए क्यों, अभी मैंने बताया कि पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ये काफ़ी चेन की तरह एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है जो काफ़ी बार रन करती है, मशीन में हम लगा के छोड़ देते हैं, बार बार चलती रहती है। पर इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट एक पूरा क्वेश्चन बनता है कंप्लीट। ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना और याद रख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है अगर थोड़ा सा मुश्किल दे दे, और आजकल सभी क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं, आसान क्वेश्चन काफ़ी कम देते हैं। तो पीसीआर जो है चाहिए क्या, पीसीआर के अंदर हमें पीसीआर में चाहिए सेट ऑफ प्राइमर्स। ये एज इट इज़ एनसीईआरटी के वर्ड है कि हमें सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो तय है कि गलत तो हो नहीं सकता, तो सेट ऑफ प्राइमर्स ही हमें चाहिए। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक प्राइमर के अंदर। अभी मैंने बताया कि शुरू में हमें 8 न्यूक्लियोटाइड का एक प्राइमर चाहिए होता है, उसके साथ ऐड करने के लिए 2 थे, वहाँ पे 2 लगाए थे हमने, बट नॉर्मल हमें प्रॉपर फुल कितने चाहिए होते हैं, सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए होते हैं। तो हमें टोटल चाहिए जो प्राइमर का जो नंबर होता है न्यूक्लियोटाइड का वो होता है 8, ना 5 होता ना 25 होता, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 न्यूक्लियोटाइड मिलाकर एक प्राइमर बनता है, इसीलिए इसका नाम होता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, बिकॉज इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये क्या होता है? प्राइमर होता है। प्राइमर जो शुरू में बेस देता है कि हाँ, अब यहाँ से जो है डीएनए को एक्सटेंड करके पूरी लंबी चेन बना सकते हो। फिर हमें क्या चाहिए? अच्छा, प्राइमर मिल गया, फिर आगे जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। ऐड करना है तो हमें कोई एंजाइम चाहिए जो आके इस काम को परफॉर्म करे। तो इस काम को करने के लिए हमें चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए? क्या नॉर्मल वाला काम कर सकता है या फिर हमें नया चाहिए? तो ध्यान रखना, हमें यहाँ पर एक नया चाहिए। क्यों चाहिए? क्वेश्चन यही बनता है। अब नया क्यों चाहिए? पुराने वाले में क्या दिक्कत है? पुराने से काम चला लो, क्यों ही खर्चा करना है? तो देखो, नया हमें इसलिए चाहिए क्योंकि टेम्परेचर जाता है 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक दो पॉइंट और रह गए वहाँ बताने वाले। जो डीनेचुरेशन था ना, पहले स्टेप में हमारा टेम्परेचर था 90 से 92 डिग्री सेल्सियस। जो दूसरा था अनीलिंग, उसमें टेम्परेचर जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, मैंने बताया कि जो डीनेचुरेशन है उसमें टेम्परेचर जाता है 90 से 92 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो है अनीलिंग है उसमें 50 से 60 डिग्री सेल्सियस जाता है। और तीसरा जो स्टेप होता है उसमें हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 48 से 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे कम टेम्परेचर थर्ड स्टेप में होता है, जहाँ पर डीएनए का स्टैंड जो है इलोंगेट होता है, जहाँ पे डीएनए का नया जो है एक स्टैंड बनता है। तो ये तीन चीज़ें हमने समझी यहाँ पे, टेम्परेचर किस में कितना चाहिए, और बार बार क्वेश्चन इसी से आता है कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए, ये ध्यान रखना। अब हमने समझा कि सेट ऑफ प्राइमर्स, फिर हमने जाना कि डीएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए नया। अभी मैंने बताया कि 92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो जाता है। अब देखो, ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं जो थर्ड स्टेप होगा ना तब जाके मैं डीएनए जो है पॉलीमरेज ऐड कर दूंगा, तो मतलब नॉर्मल वाला जो पॉलीमरेज है उसी से काम चल जाएगा, मेरा खर्चा नहीं लगेगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब होती है ना उसमें शुरू में ही सारा सामान डाल देते हैं। ये जो स्टेप होते हैं 1 2 3, ये इतने सडन होते हैं ना कि आपकी पलकें झपकेंगी और हो गया। ठीक है, काफ़ी जल्दी होते हैं और काफ़ी एक के बाद एक हो जाते हैं, हमें इतना नहीं पता लगता। इसीलिए हमें शुरू में ही एंजाइम को देना होता है, और ये एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब इसकी खास बात क्या है, जो मैंने अभी बता ही दिया कि हाई टेम्परेचर पे ये क्या है, नॉर्मल रहता है, ये जिंदा रह जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहने की वजह से अब प्रेफरेंस जो है इसी एंजाइम को दी जाती है, क्योंकि हमें चाहिए डीएनए का स्टैंड। कोई ऐसा एंजाइम जो डीएनए के स्टैंड को बना दे, वही हमारे काम का है। अगर वो नहीं बना पा रहा तो हम उसका क्या करें? वो एंजाइम तो काम का ही नहीं है। होता क्या है, अगर हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अगर हम देते हैं तो वो डी नेचर हो जाता है। इसका क्या मतलब, उसका जो हुलिया है ना, वो हुलिया उसका बिगड़ जाएगा, और अगर हुलिया बिगड़ जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, और अगर वो काम नहीं कर पाता है तो वो हमारे किस काम का है। इसीलिए हमें चाहिए टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये हमने समझा कि क्यों चाहिए, ये हमने जान लिया, और किस तरह से ये हमारी मदद कर रहा है ये भी हमने जान लिया। फिर आगे समझते हैं थर्मस एक्वाटिकस क्या चीज़ है। ध्यान रखना, ये एक बैक्टीरिया है। क्या चीज़ है? ये एक बैक्टीरिया है। इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, यहाँ पे क्या है, टी, और यहाँ पे क्या है, ए क्यू। यही तो मैंने यहाँ लिखा था, टी ए क्यू। मैंने एक वर्ड लिखा था टी ए क्यू, और उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज वर्ड लिख दिया था। ये मैंने क्यों लिखा? बिकॉज थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज को निकाल रहे हैं। इससे हम ये एंजाइम लेते हैं और उसके बाद में पीसीआर लैब में रन करवाते हैं, इस बात का ध्यान रहे। फिर आता है तीसरे नंबर पे डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर हमारे पास डीएनए की पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके सामने वाला स्टैंड हम कैसे बनवा सकते हैं? डीएनए की एक खास बात होती है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस चीज़ को समझना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड काफ़ी बार आता है, इसका मतलब क्या होता है वो आज मैं समझाती हूँ। अब देखो, ये एक जो डीएनए का स्टैंड है, इस पर कुछ ना कुछ बेसिस लगे होंगे, AGCT, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से कुछ ना ये बेसिस लगे हुए हैं। अब ये तो एक स्टैंड हो गया। अब ठीक इसी के सामने जो है दूसरा स्टैंड बनता है। वो जो स्टैंड बनता है वो इसके सामने वाले पे कौन लगेगा? हमें ये पता है कि ए जो है टी के साथ बाइंड करता है और सी जो है जी के साथ बाइंड करता है, ये पहले से फिक्स है। अगर हमें एक स्टैंड के बारे में पता है तो दूसरा स्टैंड ऑटोमेटिक बना सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन से, जिसकी नाइट्रोजन बेस के बारे में पहले से पता है। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसीलिए ये वर्ड बार बार यूज़ होता है कि डीएनए स्टैंड जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक के बारे में पता है तो दूसरा स्टैंड आप बना सकते हो इसी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। यही बात थी डीएनए टेम्पलेट के बारे में। और ख़ास बात क्या थी कि पीसीआर में हमें क्या चाहिए, सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए, हमने जाना ये। उसके बाद में हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, कौन सा चाहिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए। ये तीन चीज़ें काफ़ी खास हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ये तीन चीज़ हमें बार बार चाहिए ही चाहिए। अब समझते हैं अगला स्टेप।
इतना करने के बाद में हमारे पास और क्या कुछ रहता है इस टॉपिक में पढ़ने वाला, बिकॉज हमने रिकॉम्बिनेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ना है, जिसके बीच में हमने पढ़ा था कि डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसके बाद में कैसे हमने जाना कि किस तरह से जो है हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और फिर हमने पीसीआर किया, फिर उसके बाद में अब आता है हमारा मेन फोर्थ पॉइंट, वापस उसी जो है रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेशन वाली। बीच में पीसीआर करना ज़रूरी था क्योंकि पीसीआर होता है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जिसमें आता है इंसर्शन। किस चीज़ का इंसर्शन है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। किस में है? होस्ट के अंदर है। होस्ट कौन हो सकता है? एक सेल हो सकता है या फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही समझा। बैक्टीरिया जो है यहाँ पर होस्ट लेकर चल सकते हो, आप सोच सकते हो जब इसे समझ रहे हो। अच्छा, बैक्टीरिया में बनाते क्या हैं? जैसे कि इंटरफेरोन हो गया, कोई एंटीबायोटिक हो गया, कोई प्रोटीन का बनाना हो गया। इनमें से कई चीज़ें बैक्टीरिया में बन जाती है, कई नहीं बनती। ठीक है, प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन बना सकते हैं कोई ना कोई। इंसुलिन जो है काफ़ी कॉमन इसका एग्जांपल है, इंसुलिन बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इंटरफेरोन नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में सारा काम का डीएनए होता है, कोई भी बिना काम का, या फिर इंटरफेरोन जो इंट्रोन्स जो होते हैं, इंट्रोन जो है बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलते। तो आप जो भी जीन डीएनए बैक्टीरिया को दोगे वो एज इट इज़ इसे बनाकर दे देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करो, और इंट्रोड्यूस करने के बाद में वो एज इट इज़ उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से बना के कॉपी बना के आपको दे देगा। तो आपको तो कॉपी ही चाहिए होती है ना, तो यही इसका फ़ायदा है। तो यहाँ हम समझ रहे हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने अभी बताया कि होस्ट कौन है? बैक्टीरिया है। होस्ट बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल का कोई सेल भी होस्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो हमने जाना कि होस्ट कितने तरह के होते हैं। अब जो होस्ट होते हैं उसके अंदर हमें अपना डीएनए, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ एक जीन यहाँ पर जो है ज़रूरत के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि होस्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है, उसके डीएनए में हम क्या करते हैं, एक आधा जीन हमारे हिसाब से जो हमें एक्सप्रेस करवाना है, जिसका प्रोटीन हमें बनवाना है, या फिर जिसका कोई फंक्शन हमें चाहिए, इस होस्ट के अंदर उस जीन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पहले से। होस्ट के सारे डीएनए जो है उसी के अंदर ही एक जीन को हम ऐड कर देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इंसर्ट करना, या फिर इंट्रोड्यूस करना बोल लो। चाहे तो उसे इंसर्ट करना बोल लो, चाहे उसे इंट्रोड्यूस करना बोल लो, ये कई सारी टर्म्स होती हैं, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ मत होना। चाहे तो इंसर्ट करना बोल लो, चाहे इंट्रोड्यूस करना बोल लो, चाहे ऐड करना बोल लो। होस्ट के पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए है, उसी के अंदर एक आधा जीन जो है ऐड कर देते हैं। जैसे ही एक आधा जीन ऐड हो जाता है तो उसमें जो है बदलाव आ गया, उसे जो है चेंज बोलते हैं। चेंज को यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक। कैसे? क्योंकि ट्रांसफ़र किया है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र किया है? जीन का किया है। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीन का ट्रांसफ़र कर दिया गया है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये काफ़ी बार ये टर्म यूज़ होता है। चलो आगे चलते हैं। अब हमने समझा कि इंसर्शन क्या है, हमने समझ लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। वो डीएनए जिसमें नया जीन आ गया, वो अब जो है कॉम्बिनेशन में उसके थोड़ा सा बदलाव आ गया, पहले जो था उससे अलग है। और होस्ट हमने जान लिया कौन है, सेल, ऑर्गेनिज्म, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं लाइगेज। लाइगेज जो है लाता है पास में, किसको पास में लेके आता है? जो दो टुकड़े होते हैं उन्हें पास में लेके आता है और उन्हें जोड़ देता है। जोड़ने का काम जो करता है, जैसे हम कोई ग्लू वगैरह लेके आते हैं, कोई चीज़ हमारी कॉपी फटी होती है तो उसे हम जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही डीएनए जो है टूटा होता है, उसे जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करता है। तो हमें लाइगेज चाहिए होता है। लाइगेज कहाँ चाहिए होता है? ध्यान रखना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब ये तो आपसे कोई मतलब अनफेमिलियर है नहीं, कोई नई टर्म नहीं है ओकाजाकी। ओकाजाकी क्या है? जैसे हम डीएनए को देखते हैं, जब रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड बनते हैं, और हमें पता है कि 5 से 3 की डायरेक्शन में ही बन सकते हैं। जब 5 से 3 की डायरेक्शन में एक तो कंप्लीट स्ट्रेट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं लीडिंग, पर एक जो है लैगिंग बनता है। लैगिंग का मतलब टुकड़े बनते हैं इस तरह से। तो इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइगेज एंजाइम चाहिए होता है। तो ये था लाइगेज का फंक्शन। अब समझते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में एक एग्जांपल है यहाँ पे एम्पीसिलिन का। ये वर्ड अगर सही नहीं दिख रहा तो ये देखो इस तरह से। एम्पीसिलिन जो है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक हैं, जैसे कि कैनामाइसिन है, या फिर टेट्रासाइक्लिन है, या फिर आप कह सकते हो एम्पीसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, ऐसे एक दो और भी हैं, क्लोरमफेनिकोल है। ये सारे एंटीबायोटिक है जो काफ़ी कॉमन होते हैं। तो अच्छा, इनका क्या रोल है, कैसे क्या है, इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, इनका यूज़ किया जाता है सिलेक्शन करने में। किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे? जो होस्ट है। होस्ट यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया को लेकर चलो तो अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लेना।
देखो मेंडल ने जो बताया था ना, हमें क्या बताया था, एक बार में एक करैक्टर को पढ़ो। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो तो अगर एक बार में एक करैक्टरिस्टिक को पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक वैसे यहाँ पे एक बार बैक्टीरिया को सोचो सिर्फ। ठीक है, बैक्टीरिया में होता क्या है कि हम ना एक प्लाज्मिड को भेजते हैं, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। मैं यहाँ बताती हूँ अच्छे से। ये एक बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया में एक नॉर्मल होता है क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया उसका क्रोमोसोम जो कि सर्कुलर होता है। इस क्रोमोसोम को छोड़ के उसमें एक छोटा सा ना राउंड एक्स्ट्रा जो है क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। किससे, जो उसका नॉर्मल क्रोमोसोम है उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे जो है अलग है, ये एक्स्ट्रा है। उसके साथ में ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इस बैक्टीरिया का ये जो एक्स्ट्रा सर्कुलर है इसे बोला जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए काफ़ी बार एक टर्म यूज़ की जाती है कि ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मैंने बताया जो सामान को भेजने का काम करेगा, और यहाँ हमारा सामान क्या होता है, जीन होता है। फिलहाल हम समझते हैं ये बैक्टीरिया है जो कि हमारा क्या है, होस्ट है। इस होस्ट में हम इस प्लाज्मिड की मदद से इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में इसमें जो है एक जीन भेजते हैं। ये मान लो हमारा जीन हो गया। इस जीन के लिए बार बार टर्म्स यूज़ होती हैं। इसे हम कई बार बोलते हैं डिज़ायर्ड डीएनए या फिर डिज़ायर्ड जीन। ये टर्म काफ़ी बार यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डिज़ायर्ड जीन। डिज़ायर्ड से मतलब है कि जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्लाज्मिड था। अब इस प्लाज्मिड को मैंने बड़ा करके दिखाया यहाँ पे, यूँ मत सोचने कि इतना बड़ा कैसे हुआ। अब इसे वापस से बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दो। अब अगर हम एक मीडिया लेते हैं, जैसे कि हम एक पैट्री डिश ले लेते हैं, ठीक है, ये पैट्री डिश हो गई, इसमें ये मीडिया हो गया, इसमें हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। यही वाला बैक्टीरिया जब यहाँ ग्रो करता है, बैक्टीरिया छोटे छोटे नज़र आते हैं हमें, ठीक है, इस तरह से कॉलोनी में दिखेंगे ये हमें। आई होप आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये इस तरह से हमें कॉलोनी में दिखते हैं बैक्टीरिया, कोई एक दो यूँ भी बिखरे होते हैं, बाकी इस तरह से पैचेस दिखते हैं हमें बैक्टीरिया के। तो इस मीडिया के अंदर हमने क्या डाला है, एम्पीसिलिन डाला है। एम्पीसिलिन नॉर्मली जो है टॉक्सिन का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। कब किल करेगा, पहले तो वो समझो। जब बैक्टीरिया के अंदर एम्पीसिलिन को तोड़ने का जीन जब नहीं होगा, अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जीन नहीं है, मिसिंग है, उस टाइम पर एम्पीसिलिन वाले इस मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ये तो हो गया पहला केस। पहला केस कब है, जब एम्पीसिलिन का जीन नहीं है, उस टाइम पे ग्रो नहीं करेगा। वहीं अगर बैक्टीरिया के पास एम्पीसिलिन का जीन जो ये है, आप ऐसे मान लेते हैं कि हमने एम्पीसिलिन का ही जीन दिया है, अगर एम्पीसिलिन का जीन केस 2 के अंदर बैक्टीरिया के पास है, ये बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया, मैंने टर्म्स बताई थी, इंसर्ट करना, ऐड करना, इंट्रोड्यूस करना। तो बैक्टीरिया में हमने वेक्टर की मदद से इंट्रोड्यूस कर दिया एम्पीसिलिन का जीन। अब बैक्टीरिया क्या है, ग्रो करेगा, जिंदा रहेगा। तो जो जिंदा होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसी के लिए एक टर्म आता है, क्योंकि हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है तो टर्म जो बार बार हम यूज़ कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट। जो जिंदा रहेंगे वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो मर जाएंगे वो क्या होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। नॉन से मतलब नहीं, री मतलब जिनमें दोबारा जो उन्हें बनाया गया है, जो जीन है उसमें नहीं गया, उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो यहाँ सिलेक्शन हुआ, जो जिंदा रहे उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन किस बेस पे हुआ, सिलेक्शन मार्कर, और मार्कर कौन है यहाँ पे, एम्पीसिलिन का जीन। तो एम्पीसिलिन जीन को यहाँ पे एंटीबायोटिक का जीन या फिर सिलेक्शन मार्कर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सिलेक्शन मार्कर बोलेंगे। तो अब तक हमने क्या कुछ जाना, हमारे स्टेप 4 में हमने जाना इंसर्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसर्ट किया है, किसको इंसर्ट किया है, हमने एक जीन को इंसर्ट किया है, एम्पीसिलिन वाले को। उससे पहले हमने जाना कि लाइगेज का यूज़ क्या था, जोड़ रहा है किसको, डीएनए को, ओकाजाकी की फ्रेगमेंट को। फिर हमने जाना एंटीबायोटिक क्या है, एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, उसके साथ में क्लोरोमफेनिकोल है, कैनामाइसिन है, ये तरह तरह के क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है टर्म है, इसे भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बायो मतलब होता है जिंदा, लिविंग, एंटी मतलब अगेंस्ट, जो लिविंग को किल करे वो होता है एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पीसिलिन, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, मैंने ये बताया यहाँ पे नीचे, सिलेक्शन मार्कर का इसका रोल है। ये क्या करता है, सिलेक्शन में मदद करता है। किसको सिलेक्ट किया, बैक्टीरिया को किया। मीडियम में हमने एम्पीसिलिन दे दिया, और बैक्टीरिया कुछ एक को हमने क्या किया, प्लाज्मिड में हमने एम्पीसिलिन का जीन दे दिया। जिन बैक्टीरिया ने एम्पीसिलिन का जीन लिया है, इनकी सराउंडिंग में जो प्लाज्मिड था जिसमें हमने एम्पीसिलिन को डाला, अगर मीडियम से उन्होंने
देखो जैसे यहाँ पे ये ग्रो किया, कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा बताती हूँ। हमने क्या किया, काफ़ी सारे प्लाज्मिड बनाए जिनमें हमने ये जीन डाला, फिर हमने एक कटोरी ली या फिर पेट्री डिश ले लो, गोल गोल सी डिश होती है कांच की, ठीक है, उसके अंदर हमने एक मीडिया डाला, उसमें काफ़ी सारे प्लाज्मिड डाल दिए, ऐसे प्लाज्मिड डाले जिनके अंदर ये जीन थे, और काफ़ी सारे बैक्टीरिया वहाँ छोड़ दिए। अब बैक्टीरिया अगर बाहर के मीडियम से प्लाज्मिड को ले लेता है, उस केस में क्या होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। क्या टर्म आती है, ट्रांसफॉर्म्ड आती है, कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म में क्या है, ट्रांस से याद रखो कि ट्रांसफ़र मतलब भेजना, फॉर्म मतलब एक ऐसी फॉर्म बन गई जिसके पास अब जो है एक नई चीज़ है बाहर मीडिया से, कौन सा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिसके पास क्या, एम्पिसिलिन का जीन है। अब ये बैक्टीरिया या फिर जिन्होंने लिया है या फिर जिन्होंने नहीं लिया किस चीज़ को, प्लाज्मिड को, उन सबको हमने एक ऐसी पेट्री डिश पे ग्रो करवाया जिसमें हमने क्या है, एम्पिसिलिन को डाल रखा है। अगर यहाँ पर ग्रो करते हैं इसका मतलब ये वो हैं जिन्होंने प्लाज्मिड को ले लिया, अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब इन्होंने प्लाज्मिड को नहीं लिया और वो मर जाएंगे। जो जिंदा रहेंगे उनका सिलेक्शन होता है क्योंकि उनमें सिलेक्शन का मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर कौन है, एम्पिसिलिन का जीन यहाँ पर सिलेक्शन मार्कर का काम करता है। मैंने बताया कि हमने एक पेट्री डिश ली, एक मतलब कटोरी सोच लो, अगर आपको पेट्री डिश नहीं पता तो एक कटोरी ली जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे बैक्टीरिया छोड़े, उसके साथ में हमने वहाँ पे प्लाज्मिड छोड़ दिए, ऐसे प्लाज्मिड जिनके पास एक जीन है। अगर एम्पिसिलिन भी वर्ड याद नहीं रह रहा तो जीन याद रख लो। हमने एक प्लाज्मिड लिया जिसके अंदर एक जीन डाला और उसके बाद में एक कटोरी में काफ़ी सारे बैक्टीरिया और प्लाज्मिड को इकट्ठा छोड़ दिया। इकट्ठा छोड़ने के बाद में काफ़ी टाइम बाद में हमने वहाँ से वो बैक्टीरिया उठाए और फिर उन्हें एक दूसरी पेट्री डिश में रखा। इस पेट्री डिश में हमने एक मीडिया लिया जिसके अंदर हमने एम्पिसिलिन डाला। एम्पिसिलिन याद रखना एंटीबायोटिक होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है अगर उसे खुद के बचाने के लिए उसके पास कोई जीन नहीं है। यहाँ हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह गए हैं और कुछ मर गए हैं। जो जिंदा रह गए हैं हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं बिकॉज वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, उन्होंने वो जीन लिया है जो हमने प्लाज्मिड में दिया था, उनके अंदर वो प्लाज्मिड है और हमें ऐसे ही चाहिए, क्योंकि यही तो ये टेक्निक कहती है कि हमें क्या है, एक जीन को भेजना है, तो जीन तो पहुंच गया ना, होस्ट कौन है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के पास हमें जीन को भेजना है और जीन जो है बैक्टीरिया के पास पहुंच गया, यही तो हमारा काम था। अब आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमें क्या चाहिए, जीन का प्रोडक्ट चाहिए, कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, किस तरह से लेंगे, वो सब समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आती है एलियन डीएनए। एलियन डीएनए क्या होता है, वो डीएनए जो किसी और ऑर्गेनिज्म से हम ले रहे हैं। अगर किसी नए ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं तो वो एज अ एलियन माना जाता है, उसे एलियन पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर दो जनों को गेस करते रहो हमेशा ही। एक होता है होस्ट जिसमें हमें जीन को भेजना होता है, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है। एक होता है एक ऐसा जिसमें से हमें जीन को निकालना होता है, इसी के जीन को हम एलियन डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। इसमें से हमें जीन को क्या करना है, निकालना है। इसी जीन को हम डिज़ायर्ड जीन या फिर डिज़ायर्ड डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो जने होते हैं, एक तो ये होता है और एक होस्ट होता है, एक जिसमें से निकालना है, एक जिसमें हमें भेजना है। तो यहाँ पे एलियन डीएनए हमने समझा, जो नया डीएनए जो हमारा डिज़ायर्ड है, जो हमने किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला है। फिर हम समझते हैं एम, हमारा एम क्या है। देखो इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हो ना तो यहाँ हमें समझ आता है कि हमें जो है इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पे कोई चीज़ को प्रोड्यूस करवाना होता है। हमारा एम यही होता है कि हमें कुछ ना कुछ बनाना होता है, जैसे कि हमें प्रोटीन बनाना है, हमें इंसुलिन बनवाना है, हमें काफ़ी सारे ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं कि टेबलेट्स होती हैं, दवाइयों को ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो टेबलेट्स वगैरह होती हैं, जो फार्मेसी की मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो दवाइयाँ बनाती हैं, भला कैसे बनाती हैं, यही सब जो है प्रोसेस तो यूज़ होती हैं। तो जो मैंने अभी बताया उसमें आपने समझा कि हमें क्या होता है, प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें बनानी होती हैं और ये लार्ज स्केल पे बनती है। क्यों बनती है लार्ज स्केल पे, क्योंकि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है या फिर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है काफ़ी सारी है। अगर आप घर पे किचन पे खाना बनाओ, घर में किचन में खाना बनाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 जनों का, 4 जनों का, 10 जनों का, इतनों का बना सकते हो। पूरे शहर को तो नहीं, मतलब आप पेट भर सकते ना। तो जब आपको पूरे शहर का पेट भरना होता है तो होटल बनते हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे खाना बनता है। जब ये बड़े स्केल पे खाना बनता है तो नॉर्मली जब ये प्रोटीन वगैरह ये बनते हैं तो बड़े स्केल पे इनके होटल फैक्ट्री क्या होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं प्रॉपर। उन फैक्ट्रीज में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनमें चीज़ों को बनाया जाता है। तो यहाँ जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, जो सारी चीज़ें हमने समझी वो लैब के हिसाब से टर्म्स यूज़ कर रहे थे, पर जो रियल यूज़ है वो ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है जिन्हें जो है ऑर्गेनिज्म से, सेल से, बैक्टीरिया से, प्लांट से, इन सब से बनाया जाता है, जिनमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिनमें केमिकल्स होते हैं, जिनमें कोई फ्रूट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं।
तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं। कोई चीज़ जो रॉ मटेरियल से आगे बनाई जा रही है, फिर जीन से बनवाई जा रही है, तो वो क्या होती है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ पे हम प्रोटीन समझ सकते हैं, इंटरफेरोन समझ सकते हैं। इंटरफेरोन कौन सा होता है, जैसे कैंसर सेल, एक सेल को ना कैंसर ने मतलब अटैक कर दिया, ठीक है, तो अब वो जो सेल होता है ना, वो एक केमिकल बनाता है, उस केमिकल को बोलते हैं इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन आसपास के सेल्स को जाके सिग्नल देता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यही इंटरफेरोन जो है बाहर लैब में, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं। तो इंटरफेरोन हार्मोन हो गया, इंसुलिन है, डायबिटीज़ को ट्रीट करता है। तो डायबिटीज़ को अगर हमें ट्रीट करना है तो क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन काफ़ी सारा चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1-2 पेशेंट ही होते हैं, ठीक है। इंसुलिन की सारी कहानी तो आपको पता ही है कि कितनी चेन होती हैं, ए बी 2 होती हैं, मैच्योर में सी वाली नहीं होती, बाद में कट जाती है, ये वो। इसके जो है कहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, 6, 11 इस तरह से जो होते हैं, वो पॉइंट मतलब काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, जो पीसीआर था उसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता था, वो ये था कि जब जो डाउन स्ट्रीमिंग है उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग के 3 स्टेप होते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें एक एक्सप्रेशन लिखा होता है, या फिर वहाँ पे प्यूरिफिकेशन है, प्रिजर्वेशन है, उसके साथ में एक होता है कि हमें उसे सेपरेट करना होता है। तो डाउन स्ट्रीम में कौन सी चीज़ होती है, कौन सी नहीं होती, वो भी आप समझते हैं यहाँ पे। तो अब तक हमने जो है बनाया, किया, उस सब को समझा, अब हमें क्या करना है, उसे प्यूरीफाई भी करना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप जा रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं कि ऑब्टेनिंग जो है फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब हमें जो है वो जीन का जो प्रोडक्ट होता है उसे ऑब्टेन करना होता है। फिलहाल हमने समझा कि एलियन डीएनए क्या चीज़ है, हमारा एम मैंने बताया कि अपना एम क्या होता है, अपना नहीं मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह उन सबका एम क्या होता है। और इसके साथ में हमने जाना कि टेक्निक जो है वो क्या है, वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें, जहाँ से हम इसे मतलब प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन यहाँ पे करवा सकें। आप समझे नहीं, यहाँ पे जीन का जो है एक्सप्रेशन करवाया जाता है। अगर हम जीन लेवल पर समझे तो जीन का एक्सप्रेशन करा के क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जब भी जीन के एक्सप्रेशन की बात है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन के बनने की बात आ रही है। और जब भी रिकॉम्बिनेट की बात है, कोई ना कोई जीन किसी होस्ट में जो है भेजा गया, बैक्टीरिया में, सेल में, प्लांट में, एनिमल में, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से क्या मतलब है, प्रोटीन का बनना। कहाँ और कैसे होगा, जैसे बैक्टीरिया में हमने कोई जीन को भेजा और उस बैक्टीरिया में क्या होता है, वहाँ पे आरएनए बनेगा। जैसे हमने जीन को भेज दिया, हम उसे डीएनए लिखते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में वो जीन क्या करेगा, वहाँ पे आरएनए बनाएगा। नॉर्मली हम उसे क्या लिखते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद में वहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन। और हमें क्या चाहिए, वही प्रोटीन तो चाहिए मार्केट में भेजने के लिए। फिर उसके बाद में एक टर्म आता है क्लोन। एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें जो जैसे इंसुलिन है, तो क्या हमें इंसुलिन की वैरायटीज़ चाहिए, नहीं, एक ही तरह का इंसुलिन होता है ना। ठीक वैसे ही हमें जो है चीज़ें कॉपी में चाहिए, एक तरह बिल्कुल एक जैसी कॉपीज़ होनी चाहिए, क्लोन होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लोन बनाए जाते हैं। फिर आता है सेपरेशन। किस चीज़ का सेपरेशन होता है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है। प्रोडक्ट में आप एक बार ज़्यादा कंफ्यूज मत होने, एक प्रोटीन को ही लेकर चलो। तो प्रोटीन जो है हमने बनाया है, उसे जो है अलग करना है। अलग क्यों करना है, क्योंकि हमें इसे मार्केट में लेके जाना है, ज़रूरत तक हमें पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो है उस मरीज़ तक पहुंचाना है जिसे इसकी ज़रूरत है। हमने यहाँ पे इंसुलिन को क्या करना है, सेपरेट करना है। अगर ज़्यादा ना समझ आए, इंसुलिन लेकर चलो, ठीक है। इंसुलिन को हमें क्या करवाना है, सेपरेट करवाना है। बैक्टीरिया में हमने जीन को दिया, जीन ने एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करके इंसुलिन बनाया। और अब इस इंसुलिन का जो है बैक्टीरिया को किल करके, या फिर उससे नॉर्मली जो उसने बाहर मीडियम में बना दिया है इंसुलिन को, तो उस मीडियम में घनी तरह के जो होते हैं मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, या फिर कोई और मोलिक्यूल छोटे मोटे जो भी हैं, उन सबको हटा के छंटनी करके प्यूरीफाई, प्योर फॉर्म में जो है हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल सिर्फ सारा इंसुलिन ही चाहिए, उसके साथ कोई और प्रोटीन, कार्ब कुछ भी नहीं चाहिए, कोई गंदगी नहीं चाहिए, कोई कचरा नहीं चाहिए। तो वो अलग करना ही क्या होता है, सेपरेशन होता है। बायोरिएक्टर क्या होता है, बड़े साइज़ का बड़ा सा बिकर, जिसके अंदर जो फैक्ट्री लेवल पे बड़ा सा कंटेनर होता है, वेसल मान लो, कंटेनर बोल लो, बिकर बोल लो, जिसमें बड़े स्केल में एक साथ सारा काफ़ी सारा सामान डाल के, सारे बैक्टीरिया डाल के, और उन्हें कहा जाता है कि एक साथ बना दो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और उन्हें सबको जो है एक साथ पहुँचाना है। तो इस तरह से जो बड़े साइज़ पे बनाए जाते हैं, बड़े साइज़ के जो कंटेनर होते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोरिएक्टर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि बायोरिएक्टर क्या होता है। ये बड़े साइज़ के जो वेसल्स होते हैं, जो फैक्ट्री लेवल पे बनाए जाते हैं ना, इन्हें बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। अब इस बायोरिएक्टर्स के बारे में कुछ चुटपुट सी बातें हैं, उन्हें समझ लेना, ये ज़रूरी हो जाती हैं। तो क्या कुछ बातें हैं, देखो। एक आता है एयर बबल। एयर बबल क्या होता है, जो ये कंटेनर्स होते हैं, इसमें जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कई बार क्या होता है, ये घूमते घूमते इसमें मतलब हवा जो है ख़त्म हो जाती है। तो हवा को वापस इंट्रोड्यूस किया जाता है। एयर का जो इंट्रोडक्शन होता है, इसमें हवा को पहुँचाना, ठीक है। तो वो जो है एयर बबल की फॉर्म में होते हैं, ऐसे बबल्स भेजे जाते हैं। ये जो व्हील्स होती हैं ना, ये
प्लेट्स होती हैं, इनसे जो है बबल इंट्रोड्यूस किया जाता है। बबल होगी, जगह बनेगी, हवा को जगह मिलेगी यहाँ पे, इस तरह से बबल्स आ जाएंगे। फिर आती हैं फ्लैट प्लेट्स, ये जो होती हैं साइड में, इन्हें प्लेट्स बोले जाते हैं। और ये जो एक है बिल्कुल स्ट्रेट रोड सी होती है जिसके ऊपर यूँ व्हील सी लगी होती हैं, ये गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूम के मीडिया को पूरी तरह से आपस में मिक्स कर देती है। मिक्स करते टाइम इसमें जो है हवा पहुँचती है, जब उस हवा पहुँचने से वहाँ पे क्या होता है, एरोबिक कंडीशन रहती है। हमें क्या होता है कि कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, कई होती हैं जिन्हें एरोबिक कंडीशन ही चाहिए। एरोबिक का मतलब होता है वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर एनारोबिक हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन की तरह हो जाएगी, उसमें इथेनॉल वगैरह बनेगा, ठीक है। तो हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी ना जिसमें एरोबिक चाहिए, तो ये एरोबिक का सेटअप है जिसमें एयर को इंट्रोड्यूस करना है। एयर बबल हमने समझ लिया। स्टीयरिंग क्या है, ये जो है ये गोल गोल घूमता है, वो स्टीयरिंग। रोटेशन, घूमना हो गया। कॉन्टीन्यूअस कल्चर, जिसमें क्या होता है लगातार हम मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है वो ऐड करते रहते हैं और उसके बाद में जो प्रोडक्ट होता है उसे रिमूव करते रहते हैं। तो मटेरियल का ऐड करना रो का, और प्रोडक्ट को रिमूव करते जाना, वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस कल्चर होता है। फिर आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्री लेवल पे होता है, जिसमें 500 या फिर इसमें 5000 हज़ारों लीटर जो एक साथ जब प्रोड्यूस किया जाता है उसे लार्ज स्केल कहते हैं। स्मॉल स्केल जो होता है वो लैब में बनाए जाते हैं, वो एक ग्लास मान लो या टेस्ट ट्यूब में मान लो, छोटा सा थोड़ा सा एक कटोरी बना लो। जब ये लीटर्स में बनाए जाते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े वेसल के अंदर, जिन्हें बायो रिएक्टर बोलते हैं, तब इसे बोलते हैं लार्ज स्केल। फिर बात आती है ऑप्टिमम कंडीशन की, जब चीज़ें कोई काम कर रही हैं, कुछ बन रहा है, उस टाइम पे ना कुछ कंडीशंस होती हैं। आप इसे ऐसे समझो जैसे एक बीज है, अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पानी नहीं है, ठीक है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म है, आप उसे पानी भी नहीं दे रहे हो, तो क्या वो बीज ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई चीज़ बनानी है तो उसे बनने के लिए वहाँ पे एंजाइम को कोई ना कोई पीएच चाहिए, बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए कोई टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, हवा चाहिए, विटामिन, सॉल्ट, कुछ खाने को भी चाहिए, है ना, उसे भूख भी लगती है। तो जो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, उन्हें बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। उसकी जो रिक्वायरमेंट, उसका जो माहौल जिसमें वो ग्रो कर सकता है। तो हमने समझा यहाँ पे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें इसमें खास आती हैं, उनके बारे में जाना। अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले जो एक दो पॉइंट और रह गए वो मुझे बताने हैं, ध्यान देना। मैंने कहा था कि प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे एक टर्म आएगी डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जब सारा कुछ बन चुका है अब उसे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। सेपरेट करने के लिए ना 3 स्टेप्स होते हैं, इन्हें ध्यान रखना। एक होता है सेपरेशन खुद ही, ठीक है, फिर उसके बाद में होता है उसका प्यूरिफिकेशन, और फिर उसके बाद में होता है प्रिजर्वेशन। पर एक क्वेश्चन मैंने देखा उसमें 4 ऑप्शन थे, और उसमें जो 4th ऑप्शन था उसमें क्या था, एक्सप्रेशन था। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन से जब प्रोटीन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट से क्या मतलब है, आप इंसुलिन को ध्यान रख लो, जब इंसुलिन बन ही चुका है तब एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे कैसे आ जाएगी। इंसुलिन बन चुका है, अब उसे हमें वहाँ से छांटना है ना। आप इसे कैसे समझ सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स आपके स्कूल में आए, आपको लेने आए हुए हैं, तो जब वो आपको लेने आते हैं प्रिंसिपल को, वो आपकी सारी डिटेल्स बताते हैं कि इस तरह से इस नाम का है, उसके पेरेंट्स का नाम ये है, फ़लानी जगह से आया है, इस जगह से आया है, कौन से शहर से है, कौन सी गली से है, जो भी इस तरह से सारी डिटेल्स बताते हैं। कौन सी क्लास में है, क्या पढ़ता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंस, जो भी उसने ले रखी है, आर्ट वगैरह, कॉमर्स। तो इस तरह से जो सारी बातें उसके बारे में बताई जाती हैं। ठीक वैसे ही जो इंसुलिन है उसकी यहाँ पे सेपरेशन होती है, सेपरेट करके, और उसके बाद में जो है उसे ही सिर्फ इंसुलिन को है आगे लेके आया जाता है। ऐसे तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में लेने जाएँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी है, और मतलब वहाँ से किसी और को लेके घर पे आ जाएँ, है ना। तो जो बाकी चीज़ें होती हैं उन्हें हटाना होता है। हटाने के लिए उस पेरेंट्स को आपकी पहचान करनी होती है। ठीक वैसे ही डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हमें इंसुलिन को क्या है, निकालना है, अलग से निकालना है, बाकी चीज़ें इसके साथ नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हम उसे छाँटते हैं, अलग करते हैं, फिर उसके बाद में कोई और इम्प्योरिटी रह गई उसे भी हटाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज़ का यूज़ करेंगे। सेपरेशन के लिए सबसे पहले जैसे आप सोच सकते हो कि कुछ छलनी का यूज़ कर लो, मोटे मोटे जो ऊपर की जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटा सकते हो। जैसे सीवेज में होता है कि सबसे पहले ऊपर के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटाया जाता है, फिर उसके बाद में और जो है क्लैरिटी की जाती है। फिर बात आती है प्यूरिफिकेशन की, उसे प्योर फॉर्म में लिया जाता है। जब वो प्योर फॉर्म में है तो मार्केट में भेजने से पहले उसे प्रिजर्व भी किया जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। अब मार्केट क्या होगी इन चीज़ों की, जैसे कि कोई स्कूल लेवल पे हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके अंदर लैब्स होते हैं, इनमें काम में यूज़ किए जाते हैं। फिर जैसे कि यूँ समझ लो कि इंडस्ट्री
अच्छा, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, लैब होगी, हॉस्पिटल्स में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल मार्केट में इन्हें भेजा जाता है। तो ये सारी जो इनकी मार्केट्स हैं। तो हमने जाना कि मार्केट में जाने से पहले और बनने के बाद में, जैसे कि ये बन चुका है और मार्केट में जाने से पहले जो सारे स्टेप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। अब हम समझते हैं कुछ एक क्वेश्चंस PYQ जो पहले आ चुके हैं, इन्हें कैसे मतलब अटेम्प्ट करना है और किस तरह से क्या कुछ आए हुए हैं उन सबको हम समझते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसे देखो। ये क्वेश्चन आया 2023 में, कहता है कि ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। प्रेसिपिटेट मतलब इकट्ठा करके बाहर एक साइड में निकाल देता है। कौन निकालता है? चिल्ड इथेनॉल निकालता है। किसको निकालेगा? कहता है कि जब हम प्यूरीफाई कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का एक पॉइंट होता है, वहाँ पे प्यूरीफाई करना होता है। प्यूरीफाई जो प्रोसेस है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट जो हमने बनाया, मैंने ये सारे टर्म्स आपको बता दिए, क्या रिकॉम्बिनेंट है, क्या DNA टेक्नोलॉजी है, एडिशन किस चीज़ का कर रहे हैं, चिल्ड इथेनॉल का कर रहे हैं। तो चिल्ड इथेनॉल और DNA की आपस में बनती नहीं, मैंने ऐसे करके स्टोरी बताई थी, जब बनती नहीं तो DNA दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो ये जैसे वैसल है, इसमें नॉर्मल DNA पड़ा था, तो चिल्ड इथेनॉल जैसे ही डाला यहाँ पे, ये DNA यहाँ इकट्ठा सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म होती है स्पूलिंग, रोड वगैरह होती है वुडन की या फिर ग्लास की, उससे स्पूल करके DNA को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के एक और कंटेनर में उसे जो है नॉर्मल छोड़ेंगे सस्पेंशन के अंदर। तो यहाँ पे जो इसके पतले पतले थ्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं, किसके? DNA के। ये तरीका होता है इसे निकालने का। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आया 2023 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, DNA के जो कई सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये कहते हैं कि एक मिक्सचर में जहाँ पे DNA फ्रेगमेंट्स जो है आर सेपरेटेड बाय, अगर मुझे DNA के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें मुझे सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूँगी? पूरा मिक्सचर है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोफोरेसिस से बढ़िया और क्या ही होगा। हमने जाना था कि वो एक सेल से बनी हुई थी, उसमें एक साइड हमने DNA मतलब यहाँ पे डाल दिया था और उसके बाद में वो रन कर रहा था इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से जो ये जेल होता है इसी को साथ में DNA के साथ काट के उसे बाहर निकालते हैं, जिसे बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इसमें जो है DNA को कट करके बाहर निकालते हैं और उससे पहले का सेपरेशन का स्टेप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन तो होता है कि उसे काट दें, सीजर जो थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे, मैंने कहा था कि 1 के 100 कर दें, 1000 कर दें। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या था ये हमने नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है, तो इसे हम वैसे भी छोड़ सकते हैं। इंजीनियरिंग है मतलब कोई ना कोई जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, बायो प्रोसेस मतलब कोई लिविंग की बात की जा रही है, पर फिलहाल DNA के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने में ऐसा कोई पॉइंट आया ही नहीं, तो ये तो इसके साथ वैसे भी मैच नहीं खाता। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था। अगला समझते हैं, यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें मैच द फ्लोइंग दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है, इधर से हम पॉइंट पढ़ते हैं, उसी से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे ना इन क्वेश्चंस में ना ऑप्शन दिए होते हैं, अगर आप ऑप्शंस के साथ जाओ ना, सबसे पहले ऑप्शन को उठा लो और फिर मैच करके देखो, अगर वो पॉइंट सही जा रहा है तो उस ऑप्शन को आगे रीड करना, वरना मत करना। इसमें अगर समझे तो सेपरेशन है किस चीज़ का? DNA फ्रेगमेंट का। अगर DNA के फ्रेगमेंट अलग हो रहे हैं तो हमने जाना था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। फिर ऑप्शन में जाना नीचे और देखना कि सेकंड का ए किस में लिखा हुआ है। अगर ऐसा सिर्फ एक में है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आपका टाइम भी बच गया। अगर ऐसे 2 में होते हैं, सिर्फ उन 2 को ही रीड करो, उनके बाकी ऑप्शंस को मैच करके देखो कि किस में करेक्ट है। अब चलो दूसरे पॉइंट पे, प्रोडक्शन है किसका? लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट का। जब लार्ज क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, लीटर्स के अंदर, हज़ारों में जब प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो किस में होते हैं? बड़े साइज़ के वेसल्स में। तो यहाँ पे क्या है? बायो रिएक्टर्स हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 का बी। अगला कहता है डिटेक्शन है किसका? पैथोजन का, बेस्ड जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये इसमें नहीं बताया, पर फिर भी यही इसका मेन पॉइंट है, इसका प्रिंसिपल यही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जो है गुत्थम गुत्थे हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो इन्हीं की मदद से जो है एक रिएक्शन, एक जो है प्रोसेस है जिसमें पता लगाया जाता है कि किसी की बॉडी में अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनी होंगी, अगर बाहर से एंटीजन आया है तभी एंटीबॉडी बनेगी ना। और अगर ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी है, मतलब उसमें वो पर्टिकुलर डिजीज़ है, उसकी जो शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसा किस में होता है? अलाइसा में होता है। अलाइसा की फुल फॉर्म बताऊं तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे होता है। क्या होता है? इंजाइम होती है जुड़ी हुई किसके साथ? इम्यून। ये जो ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें ग्लोबिन, ग्लोब शेप के से होते हैं ये, ठीक है। तो सोर्बेंट ऐसे, यहाँ पे कलर सा प्रोड्यूस होता है जब ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी होते हैं, लाल मुंह हो जाता है इनका, पूरी तरह से कलर सा बनने लगता है। इनके जो क्या होता है, जो एंटीबॉडी होता है ना, उसके सरफेस पे ना एक सबस्ट्रेट होता है,
बाहर से एक और एंटीबॉडी डालते हैं जिसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को अगर बदल दे, इसका मतलब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ लगी हुई है, तो हमें कलर मिलता है। उस कलर के पैटर्न से, स्पेक्ट्रम से हम पता करते हैं कि हाँ भाई आपके अंदर जो है कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये होता है अलाइसा का फंक्शन। ये पीछे नहीं था बट यहाँ था, तो मुझे लगा कि एक्सप्लेन करते ही चलते हैं। जब आप क्वेश्चन में आए हुए सारे पॉइंट को अच्छे से कर लेते हो ना, तभी आपका पेपर अच्छे से जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। PYQ में सभी जो जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उन्हें जरूर ध्यान में रख के जाया करो, कहीं ना कोई पॉइंट काम आ जाता है। PCR की अगर बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मैंने बताया 3 स्टेप की एक रिएक्शन, ये बार बार होती है काफ़ी चेन में लंबी चौड़ी, जिसमें एक से ढेर बन जाता है, हजारों बन जाते हैं। तो एम्पलीफाई, काफ़ी सारा बनना, कहाँ लिखा हुआ है? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा D, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया। फिर आगे आता है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होती है? कलेक्शन होता है आइसोलेटेड DNA का। यहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं किसको? DNA को। यहाँ मैंने बताया ये 2020 में आया हुआ है। तो यहाँ मैंने बताया कि एक ग्लास की रोड हो, या तो ग्लास की रोड होती है या फिर वुडन की होती है। तो इसमें जो है वुडन की जो रोड होती है उसे स्पूल करके DNA को यूं गोल गोल घुमा के बाहर निकाल के एक दूसरे जो है बिक्कर में रख देते हैं। यही होता है स्पूलिंग, कलेक्ट करना, जो आइसोलेट कर चुके हैं उस DNA को। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कुछ है, ये कहता है कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। इसमें जो है पॉइंट्स बताए गए हैं 4, जिनमें से हमें ये पता करना है कि कौन से करेक्ट हैं। तो पहले पॉइंट में ये कहता है कि ए के अंदर एग्रोस जो है वो क्या एक नेचुरल पॉलीमर है, ऑब्टेन्ड है किससे? सीवीड से। अगर आपको ये नहीं पता कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो देखो मैंने इतना हिंट दिया था कि जो समुद्र में घास फूस होते हैं उनसे ये बनता है। उसमें मैंने आपको बताया कि रेड एल्गी में जो ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम थे, ग्रेसिलेरिया और जो जेलीडियम थे, उनसे जो है एग्रोस जेल बनाया जा रहा था, जेलीडियम, ठीक है। 2 रेड एल्गी थी, उनसे बनाया जाता है। यहाँ पे सीवीड लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं? घास फूस होते हैं समुद्र के। और ये क्या होता है? नेचुरल होता है और पॉलीमर होता है। पॉलीमर से क्या मतलब है? एक लंबी चेन, एक यूनिट जो होती है वो काफ़ी बार इस तरह से जुड़ी होती है, काफ़ी सारी जो है मोनोमर इस तरह से जुड़ के एक लंबी चेन बना दे, उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर होते हैं। तो पहला पॉइंट तो सही है, हमने ये समझ लिया। फिर उसके बाद में ये कहता है, अच्छा ठीक है, इसे अटैम्प्ट करने का साथ ही साथ बताती हूँ। जब पहला पॉइंट सही है तो इसमें देखो ए कितनों में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हो सकता, इसे यहीं छोड़ दो। फिर कहता है कि सेपरेशन जो है किसका? DNA मोलिक्यूल का। किस में होता है? एग्रोस जेल के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ हमने समझा कि एग्रोस होता है, सीवीड में होता है। तो ये सेपरेशन होता है किसका? DNA का। DNA के जो टुकड़े होते हैं वो अलग होते हैं, ये हमने समझा था ना, कैसे बिजली का झटका दिया, उसके बाद में जो है वो साइज़, छोटा साइज़ आगे गया, बड़ा साइज़ पीछे रह गया, यही तो हमने समझा था। तो ये पॉइंट भी सही है। अब देखो बी किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। इसका मतलब अगर हमें ये पता लग जाए कि सी सही है या नहीं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट हमारा होगा। तो सी तो पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि DNA मूव करता है, माइग्रेट करता है, चलता है, ठीक है। कहाँ जाता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जिसे हमने कैथोड बोला था, टू पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। ये हमने देखा था ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव वाले को एनोड बोला और मैंने कहा कि एनोड से मतलब हो जाएगा आना, आ जा, वो उसे बुलाता है अपनी तरफ। किसे? DNA को। तो DNA कहाँ आ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव वाले से कहाँ पे आ रहा है? पॉजिटिव वाले की तरफ आ रहा है। तो ये पॉइंट तो हमारा सही है, मतलब डी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा कि नेगेटिव चार्ज से वो कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव वाले की तरफ जा रहा है। तो ये तो गलत है, क्योंकि वो नेगेटिव से, एक सेकेंड रुकना, माइग्रेट करता है नेगेटिव से, ये उल्टा लिख दिया है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो सी वाला पॉइंट सही है और डी वाला क्या है? गलत है। अगर सी सही है तो सी तो सिर्फ यहाँ है ना, इन दोनों में सी नहीं है, तो ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो, इसी तरह से कोई और टॉपिक करना हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना बायो स्टडी चैनल को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको चाहिए, क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अगर आपको पता करने हो, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।